नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग रामसर स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास से लेकर वर्तमान तक यानी रामसर स्थल का इतिहास क्या था, उसकी स्थिति क्या थी और अभी वर्तमान में रामसर स्थल की स्थिति कितनी है, क्या है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में इस रामसर स्थल के बारे में थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अंत में एमसीक्यू का सेशन भी होगा, तो आप लोग इसको देखिए और याद कीजिए। रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल जो है, जिसको इंग्लिश में रामसर साइटें ही बोलते हैं, वो वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि है जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। आर्द्र भूमि वे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए रहते हैं। जल से संतृप्त करने का मतलब है कंप्लीट, ठीक है, सैचुरेटेड स्टेट में होते हैं। इसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं, और इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमियां जैसे अपशिष्ट जल उपचारित जलाशय भी शामिल है। तो हम लोग आर्द्र भूमि के अंतर्गत इतने सारे चीजों को रखते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन हुआ, दलदल भूमि हुआ, नदी, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, जंगल, खेत, प्रवाल भित्ति, समुद्री क्षेत्र, ये सब चीज को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड्स के अंदर रखते हैं, रामसर स्थल के अंदर रखते हैं। यद्यपि ये भू सतह के केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। रामसर स्थल में जो चीज बोला गया है, ठीक है, नदियां, पहाड़, झील, वो 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। सभी पौधे और जानवरों की प्रजातियों का 40% आर्द्र भूमि में ही पाया जाता है या वे यहाँ पर प्रजनन करते हैं। हिस्सा तो हमारे पास 6% ही है, लेकिन अगर जीव जंतु का बात करें तो सारे जीव जंतु में से 40% जीव जंतु हम लोग के आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। पीछे देखिए हम लोग, दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र होते हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। इसके कई लाभ हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। आर्द्र भूमि क्या करती है? जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा हुआ रहता है। आर्द्र भूमि में आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा हुआ रहता है वर्ष भूमि, वैसे क्षेत्र को हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। रामसर स्थल का नाम क्यों पड़ा है? रामसर जो स्थल हम ढूंढते हैं, उस स्थल का रामसर ही नाम क्यों पड़ा है? तो रामसर साइट एक आर्द्र भूमि साइट है, ये पता है हमको, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। रामसर जो एक जगह है ईरान में, वहां पे कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में कुछ जगहों को ढूंढा गया है, और उन जगहों को ढूंढने के कारण और रामसर में सम्मेलन होने के कारण उन जगहों को हम लोग रामसर साइट कहते हैं, जिसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन जो था उसका नाम क्या था? वेटलैंड पर कन्वेंशन। यह यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 को, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। यह 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के बुद्धिमानी पूर्वक टिकाऊ उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। हस्ताक्षर कब हुआ था इसमें? 2 फरवरी 1971 को, और लागू कब हुआ था? 21 दिसंबर 1975 को। इसका ये करता क्या है? तो ये संरक्षण प्रदान करता है किसको? उसके संसाधन को, जो इसका उपयोग हम लोग टिकाऊ रूप से कर सके, लंबे समय से कर सके। रामसर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की पहचान करता है। रामसर क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की पहचान करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भूमि है, जो आर्द्र भूमि है, उनको ये पहचानता है
और इस रामसर स्थल में वैसे स्थान को रखते हैं जो कि जल पक्षी आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, जो कि जल पक्षी आवास को प्रदान करते हैं, वैसे स्थल को जनरली रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाता है। रामसर स्थल का उद्देश्य क्या है? तो रामसर स्थल का उद्देश्य है आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, उनका बचाव करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, या प्राकृतिक संसाधन जो है उनके कंटिन्यूअस जो उपयोग है उसको बढ़ावा देना है कि हम लोग उसको कैसे बचाते हुए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम उसका यूज कर सकते हैं। रामसर स्थल जो है उसको दो नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और दूसरे बोलते हैं किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों बोलते हैं? तो वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि विस्तृत भोज्य जाल फूड वेब का निर्माण करते हैं। भोज्य जाल का मतलब होता है जैसे कोई जीव जो है दूसरे जीव को खाता है, ए जो जीव है वो बी जो है ए को खाता है, फिर बी को सी खा लेता है, सी को डी खा लेता है। ठीक है, उस टाइप से क्या होता है, एक चक्र बनता जाता है, इसको क्या बोलते हैं? भोज्य चक्र बोलते हैं। फूड वेब्स यानी भोज्य नाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि फूड वेब्स पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों को वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचालक है। जितना समृद्ध आपका फूड वेब होगा उतना ही जैव विविधता अधिक होगी, क्योंकि जितना ज्यादा फूड वेब होगा उतने टाइप के जानवर होंगे और वो जानवर एक दूसरे को खाते रहेंगे तो हमको अलग अलग टाइप का विविधता देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहते हैं? तो लैंडस्केप यह कहते हैं कि ये जिस प्रकार हमारा शरीर जो है जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है, जिस प्रकार हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का काम किडनी करता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड का तंत्र जो है वो जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है। इसलिए शुरू में देखे थे कि वेटलैंड जो है वो जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। कैसे? तो जैसे वो पूरा जल चक्र जो है उसको रिपीट करता है बार बार और उसके द्वारा ये जल को शुद्ध करता है। रामसर स्थल को हम लोग भूदृश्य के गुर्दे के रूप में भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, और हिंदी में भूदृश्य के गुर्दे। क्यों महत्वपूर्ण है वेटलैंड्स? वेटलैंड्स का आखिर इतना महत्व क्यों है? पहला उसका महत्व है उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधियों पौधों के उत्पादन में सहायक। वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है। वेटलैंड्स जो है, वेटलैंड्स में हम लोग केवल जानवरों को ही नहीं पौधों को भी देखते हैं, क्योंकि जहां पे जंगल होंगे, जहां पे पानी होगा वहां पे पौधे भी होंगे। तो जहां पे अगर जंतुओं में विविधता पाई जाएगी तो वहां पे पौधों में भी विविधता पाई जाएगी। तो जहां उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधि पौधे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जहां अधिक प्रकार की वनस्पतियां हैं वहां पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलेंगे, उसमें कुछ वनस्पति जो है औषधि के रूप में भी यूज होगी। अतः ये उपयोगी वनस्पतियों और औषधियों पौधे के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, दूसरा है लोगों के आजीविका के लिए महत्वपूर्ण। जंगल नदी जो है वो लोगों के आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएं जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड्स विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे बोला जाए तो जितना तमाम सभ्यता है हम लोग का वो कहां पर बसा था? नदी के किनारे बसा था। जैसे नील नदी का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ये सब कहां बसा है? नदी के किनारे ही बसा है। और ये आजीविका के भी साधन होते हैं, क्योंकि नदी से बहुत चीज खाद्य पदार्थ जो है वो हमें मिलते रहते हैं। खाद्य पदार्थ कहने मतलब है मछली वगैरह मिलता है, और नदी के किनारे हैं तो हम खेती अच्छा कर सकते हैं, तो हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। वेटलैंड्स के पास रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर करती है। अगर वेटलैंड्स के पास जो भी लोग रहते हैं उनकी जीविका जो है वो इस पे आराम से निर्भर करता है, पूर्णतः निर्भर करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण। तीसरा क्या इसका फायदा है?
पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। वेटलैंड वैसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं। वेटलैंड जो है वो क्या करेगा, बाढ़ के दौरान जल का अधिक अवशोषण कर लेगा। जैसे नदी वगैरह है, झरना है, झील है, ये सब क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। अगर अब उनसे अधिक अगर हो जाएगा पानी तो बाढ़ आना तो लाजमी है, लेकिन अब जितना हद तक पॉसिबल है वो क्या करते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी झीलों और तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे कि मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। बताया मैंने। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भू जल स्तर के में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में हम योगदान देते हैं। क्या करते हैं वेटलैंड, कार्बन अवशोषण करते हैं। वेटलैंड्स है तो पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे तो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कार्बन का अवशोषण करेंगे और भूजल स्थल में वृद्धि करेंगे। क्योंकि जहां पे जंगलें होंगी वहां पे वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो वर्षा का पानी नीचे आने से वो क्या हो जाएगा, भूजल का स्तर जो होता है वो बढ़ने लगता है। चौथा क्या है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई। जहां पे पेड़ पौधे होंगे वहां जलवायु परिवर्तन कम होता है। ठीक है। आर्द्र भूमियां जलवायु और भूमि उपयोग मध्यस्थ ग्रीन हाउस गैस GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और वातावरण से CO2 को सक्रिय रूप से एकत्र करने की क्षमता को बढ़ाकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैस GHG सांद्रता को स्थिर करने में सहायता करते हैं। वही बात है, अगर पेड़ पौधा रहेगा तो ये सारा चीज जो है वो कम होगा, ग्रीन हाउस गैस कम उत्पन्न होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषण कर लेंगे, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो मीथेन को अवशोषण, मीथेन का कमी होगा, ठीक है, मीथेन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड का कमी होगा, और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे वायु प्रदूषण को संरक्षित करते हैं। आर्द्र भूमि या समुद्र तटों की रक्षा करके बाढ़ जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करने में भी सहायता करते हैं। आर्द्र भूमि जो है वो समुद्र तट का भी रक्षा करता है और बाढ़ जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करता है। सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व, इसका सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। आर्द्र भूमि को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी गहरा संबंध है। ठीक है, कैसे, तो मणिपुर में लोकटक झील स्थानीय लोगों द्वारा ईमा यानी मां के रूप में पूजनीय है। मणिपुर का लोकटक झील है उसे वहां के स्थानीय लोग मां के रूप में पूजा करते हैं। जबकि सिक्किम की खेचोपल्लरी झील इच्छा पूरी करने वाली झील के रूप में लोकप्रिय है। किसके रूप में लोकप्रिय है, इच्छा पूरा करने वाली झील के रूप में लोकप्रिय है। और इधर हम लोग देखते हैं छठ पूजा का उत्तर भारतीय त्योहार लोगों, संस्कृति, जल और आर्द्र भूमि के जुड़ाव की सबसे अनोखी अभिव्यक्ति में से एक है। कश्मीर में डल झील, हिमाचल प्रदेश में खजियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल झील और तमिलनाडु में कोडाई कनाल झील लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। तो पांचवा इसका महत्व क्या था, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल। अब चलते हैं रामसर स्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। भारत जो था वो 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था, 1 फरवरी 1982 को। भारत में अभी वर्तमान में 85 रामसर स्थल है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने तक यानी अक्टूबर तक भारत में अभी कुल 85 रामसर स्थल हैं। आपके 2024 में 10 रामसर स्थल को शामिल किया गया है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि ये 10 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में शामिल किए गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या 18 है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या 18 है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में।
और सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वो हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 20 हेक्टेयर है। सबसे बड़ा कौन है? सुंदरवन। और सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड। भारत के पहले रामसर स्थलों में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है, उसको शामिल किया गया था। सबसे पहले इन दोनों को शामिल किया गया था, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला रामसर शहर जो है वो उदयपुर है। देश का पहला रामसर शहर कौन सा है? उदयपुर है। ये एलडीसी एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो पहला रामसर शहर कौन सा है? कौन सा? उदयपुर। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 2500 से अधिक। और भारत में कितने हैं? 85। ठीक है। दुनिया की पहली रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप की पहचान 1974 में की गई थी। तो दुनिया का पहला कौन है? कोबर्ग प्रायद्वीप। और भारत का पहला कौन है? चिल्का झील और केवलादेव। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रामसर स्थल के सचिवालय के द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के मुख्यालय में स्थित है। कहां पे है ये? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में ऐसी साइटों की सबसे अधिक संख्या यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। कितना? 175। अगर दुनिया का बात करें तो सबसे अधिक रामसर साइट कहां पे है? यूके में। और इंडिया का बात करें तो सबसे अधिक रामसर साइट कहां है? तमिलनाडु में। यूके के बाद दूसरे नंबर पे है मैक्सिको। और भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर स्थित है। अब देखते हैं कि 2024 में अक्टूबर तक जो 10 रामसर स्थल जोड़े गए थे वो कौन कौन से। इनको आप याद रखिएगा, कौन सा जो स्थान है वो कहां पे है, क्योंकि ये आपको स्टैटिक जीके में इन्हीं चीजों को पूछा जाता है जो भी करंट में चल रहे हैं। और ये सब है क्या? झील, झरना, जलाशय, ठीक है, अभ्यारण्य, जंगल, यही सब तो है। और ये सब आपको कहा स्टैटिक जीके में पूछने को मिलेगा। तो अगस्त में जो था वो टोटल 3 शामिल किया गया था। कौन कौन सा? नंजरायन पक्षी अभयारण्य कहां में? तमिलनाडु में। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में। जून 2024 में 2 शामिल किया गया था। कौन कौन सा? नागी पक्षी अभयारण्य बिहार, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार। और फरवरी 2024 में 5 शामिल किया गया था। कौन कौन? अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक, अधनासिनी मुहाना कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु। तो ये जो थे आपके 10 जो रामसर स्थल 2024 में शामिल किए गए थे वो थे कौन से रामसर स्थल हैं और किस राज्य में हैं। ठीक है, अभी मैं जितने हमारे भारत देश में 85 रामसर स्थल हैं उनको मैं स्टेट वाइज करवाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये आपके जो रेड इंडिकेशन है वो पूरे वर्ल्ड के रामसर स्थल की जगह हैं। तो आप देख सकते हैं कि रामसर स्थल जो है वो भूमध्य रेखा के नजदीक पर बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक जो है जलवायु जो है वो रामसर स्थल के अनुरूप ही पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, पानी अधिक होती है, इसलिए सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? भूमध्य रेखा के ही इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके 85 रामसर स्थल हैं जो कि मैप में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब चलिए इन रामसर स्थलों को स्टेट वाइज, राज्य वाइज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले उड़ीसा। उड़ीसा में आपके पास 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन कितने रामसर स्थल हैं? 6 रामसर स्थल हैं। कौन से रामसर स्थल हैं और
किस साल उसको शामिल किया गया है ये उसके बगल में लिखा हुआ है। ये साल जरूरी नहीं है, बस आपके इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये जगह जो है किस राज्य में वो इंपॉर्टेंट है। पहला है चिल्का झील, दूसरा भितरकनिका मैंग्रोव, तीसरा सतकोशिया गाज, चौथा कंपाया झील, पांचवा हीराकुंड रिजर्व और छठा अंशुपा झील। ये 6 साइटें जो है वो उड़ीसा राज्य की हैं। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 हैं। जम्मू कश्मीर में 5 हैं। कौन कौन सी? बुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिसर और मानसर झील, चौथा हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और पांचवा सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो जम्मू कश्मीर में ये 5 हैं, वुलर, होकेरा, सुरिसर, हाईगम और सालबुग। पंजाब में 6, हरिके झील, कंजली झील, रोपण आर्द्रभूमि, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्य अभ्यारण्य और ब्यास संरक्षण रिजर्व। ये 6 आपके जो है वो पंजाब राज्य के हैं। बिहार में 3 हैं। कौन कौन सी? कांवर ताल झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। पहले एक ही थे, अभी इसमें 2024 में ही शामिल किए गए, नागी और नकटी। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? पोंग बांध झील, चंदेरतल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि। ये 3 हैं। आपको याद हो तो रेणुका आर्द्रभूमि जो है सबसे छोटा रामसर स्थल है। लद्दाख में 2 हैं। कौन कौन से? तसो मोरिरी झील और दूसरा तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट केरल में 3 हैं। कौन कौन सी? अष्टमुडी झील, सस्थमकोटा झील और वेबनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। ये आपके 3 कहां के हैं? केरल के हैं। मध्य प्रदेश में 5 हैं। कौन कौन सा? भोज आर्द्रभूमि, दूसरा साखे सागर, शिवपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और तवा जलाशय। तो मध्य प्रदेश में आपके 5 हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु में आपके टोटल कितने हैं? 18। और इसी राज्य में आपके पास सबसे अधिक रामसर स्थल है। कौन कौन सा? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका फिलहाल ऐड किया गया 2024 में। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी 2024 में। कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 2024 में। करिकली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। पल्ली करनई मांस रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में। पिचवरम मैंग्रोव 2022 में। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2022 में। और मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में। नेक्स्ट क्या है? उदयमाथपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। वेलोर पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। सुचिंद्रम थेलूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में। बुडबुल पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में। और पॉइंट कैलेमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य 2002 में। ठीक है, कहा 2002 में। तो ये आपके सबसे अधिक 18 रामसर स्थल जो हैं तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक में कुल 4 हैं अंक समुद्र पक्षी रिजर्व। ये कब ऐड किया गया था? 2024 में। अधनासिनी मुहाना 2024 में। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में। और रंगथानीथु वीएस 2022 में। मिजोरम में एक है पाला आर्द्रभूमि, कहां पे? 2022 में जोड़ा गया था। मणिपुर में एक है लोकतक झील 1990 में। जिसे याद हो आपको, यहाँ स्थानीय लोग इसे क्या किसके रूप में पूजते हैं? मां के रूप में पूजते हैं। राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में और सांबर झील 1990 में। केवला देव यही राष्ट्रीय उद्यान जो है, यही रामसर स्थल जो है वो सबसे पहला रामसर स्थल जो कि जोड़ा गया था भारत में। पश्चिम बंगाल में
पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि 2002 में और सुंदरवन डेल्टा 2019 में। ये सबसे बड़ा रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश में टोटल आपके पास 10 हैं। कौन कौन सी? ऊपरी गंगा नदी 2005 में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में, सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में, समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में, समन पक्षी अभयारण्य 2019 में, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में, सरसई नावर झील 2019 में, सूर सरोवर झील 2020 में, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2022 में। बखीरा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। गुजरात में टोटल कितने हैं? 4 हैं। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य 2012 में, वाघवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र 2021 में, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य 2021 में और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य 2022 में। खिजड़िया आपसे पूछा जा चुका है, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका है गुजरात में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। असम का दीपोल बिल 2002 में इसको जोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश में एक है कोलेरू झील, ये आपको जोड़ा गया था 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। महाराष्ट्र में टोटल 3 हैं। कौन? नंदूर मध्यमेश्वर 2019 में, लोनार झील 2020 में, ठाणे क्रीक 2022 में। त्रिपुरा में एक है रुद्रसागर झील 2005 में जोड़ा गया था। गोवा में आपके एक रामसर स्थल को जोड़ा गया हुआ है नंदा झील। कब जोड़ा गया? 2022 में। नेक्स्ट हरियाणा में 2 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य 2021 में। तो हरियाणा में आपके 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया है। उत्तराखंड में एक जोड़ा गया है। कौन सा? असम कंजर्वेशन रिजर्व 2020। कौन सा? असम कंजर्वेशन रिजर्व 2020 में। तो ये आपका थ्योरी पार्ट जो था वो खत्म हुआ। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग एमसीक्यू का आंसर कीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन याद है। वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल है? कितने रामसर स्थल है? 85। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? किया गया था आपको कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? ये आपका है यूनाइटेड किंगडम में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया था आपका 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? भारत जो था रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? वो बना था आपका 1 फरवरी 1982 को। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो ये आपका जलमय भूमि के लिए संरक्षण की रूपरेखा प्रदान करती है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका ईरान के शहर रामसर में। कब हुआ था? 1971 में। रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था आपका 21 दिसंबर 1975 को। कब काम करना शुरू किया था? 21 दिसंबर 1975 को। रामसर शहर किस देश में है? रामसर शहर आपका ईरान में है। विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? तो विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल में 3 नाम आपको आते हैं। रियो निग्रो ब्राजील के, गिरितुम्बा में बॉम्बे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का और क्वीन मॉन्ट गल्फ ये कनाडा का, यानी उपयुक्त सभी। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 किसे घोषित किया गया था? ये किया गया था चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क दोनों को, यानी उपयुक्त दोनों। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ये आपका है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में। भोज आर्द्र भूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भोजताल जो है आपका वो है मध्य प्रदेश में।
रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में है? तो रामसर स्थल चिल्का झील जो है आपका वो उड़ीसा राज्य में है। रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। थ्योरी का पहला ही लाइन था। ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? यह है आपका 2 फरवरी 1971 और लागू कब हुआ था? 21 दिसंबर 1975। लागू था 21 दिसंबर 1975 को, अपनाया गया था 2 फरवरी 1971 को। तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह निम्नलिखित से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह आपका है लद्दाख में। किसमें है? लद्दाख में। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है आर्द्रभूमि से। किससे है? आर्द्रभूमि से। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है वो आपका है तसो मोरिरी। कौन सा? तसो मोरिरी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? तो यह आपका लागू हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आज रामसर सम्मेलन का जो हमारा वीडियो था थ्योरी प्लस एमसीक्यू का वो समाप्त हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।